अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2:05 हो रहे हैं और मैं पूना में हूँ और डॉक्टर उमेर अहमद साहब के हॉस्पिटल पे हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक अलमनात स्कूल जो है वो जो काम कर रहा पूना में, इंतहाई सोच पे मेरे को मजबूर कर दिया कि एक मासूम है भ्रष्टाचार यानी रिश्वतखोरी के ऊपर जो है सो एक छोटी सी तकरीर है, आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा और मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा सहारेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में भी जो है सो तालीमी मेयार काफ़ी ऊंचा है और वहाँ पे भी किसी टैलेंट की कमी नहीं है, मगर क्या है मालूम, वहाँ पे हमारे को ऐसा क्लोजली जाके बात करने का मौका नहीं मिला। अब यहाँ पे हम आए पूना में, तो यहाँ पे जो भी हमारे इदारे हैं मुस्लिम इदारे, हम जो है सो सोचे कि ज़रा जाके बात करेंगे बल्कि। तो ये हमारी बच्ची जो है सो, इनका आपका नाम जी, आप ही बोलिए और उसके ऊपर जो है सो आप तकरीर भी करिए, आपकी भ्रष्टाचार के ऊपर क्या बोलना चाह रहे हैं आप बोलिए। इसको बस इतना रहे तो आप, हाँ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय शिक्षकगण, उपस्थित सभी हेडमान्य जन एवं मेरे युवा साथियों, मेरा नाम रिनाद अहमद अहमदुल्ला खान है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम अलमनार प्राइमरी एंड हाई स्कूल है। आज का मेरा विषय है भ्रष्टाचार। आज जो बुराई सबसे अधिक पनप रही है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हर धर्म के लोगों को प्रभावित कर रही है। एक गरीब व्यक्ति को अपना साधारण सा काम करवाने के लिए अनगिनत चक्कर काटने पड़ते हैं, परंतु वही काम कुछ पैसे देते ही मिनटों में हो जाते हैं। भ्रष्टाचार वो बीमारी है जो हमारे देश को गरीब और लाचार बनाता जा रहा है, जिसकी जड़ें कैंसर जैसी बीमारी की तरह व्यक्ति के नस नस में फैलती जा रही हैं। भ्रष्टाचारियों की सोच बदलने के लिए कई फिल्में भी बनाई जाती हैं। चुनाव के समय सबकी जुबान पर एक ही नारा होता है, भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। परंतु भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ का ये नारा कुछ ही समय के लिए होता है, इसके बाद इस पर कोई नहीं बोलता। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या भ्रष्टाचार हटाने में केवल हमारा ही योगदान चाहिए? क्या उन नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है? गरीब व्यक्ति भूख से मर रहा है, इलाज के लिए तड़प रहा है, लाइनों में खड़ा है, परंतु नेताजी विदेश घूमने गए हैं। वोट लेने के समय यही नेताजी घर घर जाते हैं, परंतु बाढ़ के समय, बीमारियों के समय नजर ही नहीं आते। किसान पूरे साल मेहनत करता है, परंतु फसल की ऊंची कीमत ना मिलने के कारण कर्जदार होता चला जाता है और अंततः फांसी लगा लेता है और चढ़ जाती है भ्रष्टाचार की बलि। बेईमान नेता किसी मुजरिम से कम नहीं है। बेईमान नेता किसी मुजरिम से कम नहीं है। इनको बस वोट से मतलब है, इन्हें किसी की फिक्र नहीं है। राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं। राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं जो हर जगह फेल वही राजनीति में लूट रहे हैं, राजनीति में लूट रहे हैं। दोस्तों, जब सन 1947 के अंदर हमारे देश भारत को अंग्रेजों के कुशासन से आज़ादी मिली, तब किसी ने इस बात की परिकल्पना भी नहीं की थी कि आने वाले समय में भारत भ्रष्टाचार की जब में कुछ इस प्रकार आ जाएगा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर ये काले धब्बे के समान साबित होगा। सन 1947 के अंदर नव भारत निर्माण की नींव डाली गई। एक आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी शुरू हुई। एक ऐसा भारत बनाया गया जो बदलाव की नई चादर ओढ़ रहा था। लेकिन जैसे पंडित गोविंद व्यास की एक पंक्ति है कि फुर्सत तो हमें भी थी बहुत देश के लिए, फुर्सत तो हमें भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। और उसी वक्त दोस्तों सन 1948 के अंदर जीप घोटाला सामने आया और तब से लेकर आज तक ये घोटालों की फहरिस्त थमी नहीं है। गोफोर्स घोटाला, डीजीसीए घोटाला, हवाला कांड घोटाला, गैस कांड घोटाला आदि ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। आज हमारे देश भारत के अंदर भ्रष्टाचार की कथाएं आनंद है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। ज़रा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं, यहाँ ईमान बिकते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश भारत के अंदर भ्रष्टाचार अपनी जड़ें गहराता जा रहा है। आज दहेज के लिए दूल्हा बिक रहा है, रिश्वत लेकर के एम्प्लॉय बिक रहे हैं, करोड़ों में नेता बिक रहे हैं, अदालत में गवाह बिक रहे हैं, यहाँ तक कि इंसाफ भी बिक रहा है।
हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी हरकतों से हमारा देश खुशहाल बने, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, और ये हमारी नेक नियति और धर्म शक्ति से ज़रूर मुमकिन हो सकता है। तो आज हम इस मंच से ये प्रण लें कि भ्रष्टाचार को जड़मूल से ख़त्म करने का काम करेंगे। ये कलंक के समान है, हम इसे मिटाने का काम करेंगे। और अंत में मैं इन भ्रष्टाचारियों के ईमानों को जगाने के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। माता पिता ने पढ़ा लिखा कर तुमको अफसर बना दिया, माता पिता ने पढ़ा लिखा कर तुमको अफसर बना दिया, आज देखकर लगता है कि सबसे बड़ा गुनाह किया। रिश्वत लेने से अच्छा था भिक्षा लेके जी लेते, रिश्वत लेने से अच्छा था भिक्षा लेके जी लेते, मुंह खोलकर मांगे पैसे बेहतर हो तुम सी लेते, बेहतर हो तुम सी लेते। जय हिंद, जय भारत। और मैं डेली टाइम न्यूज़ को थैंक यू कहूँगी। नाजरीन, इसमें 2-3 घोटाले बच्ची जो है सो भूल गई, और ये इसमें एक तरफ ये भी इशारा है कि ऑपरेशन लोटस जो चल रहा है हिंदुस्तान में, उसके ऊपर भी जो है सो एक इशारा था, क्योंकि कहीं नेता जो बिक रही, नेता खरीदे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी था। खैर, मासूम का जहन जो समझ में आया वो बोले। अब देखिए, राष्ट्रवाद पे जो है सो बोलने हैं हमारे को, हम हिंदुस्तानी हैं, बाय फोर्स नहीं रुके, हम बाय चॉइस रुके। सो हमारी पसंद थी हिंदुस्तान में रहना, मगर आज जो है सो कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद को जो है सो नारा बना के तफर्रक़े डालते जा रहे हैं। बेटे, आपका नाम आप जो है सो वो करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मज़रा अहमदुल्ला खान है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मेरे माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी युवा साथियों को मेरा सलाम। मेरा नाम मज़रा अहमदुल्ला खान है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम अलमनार प्राइमरी व हाई स्कूल है। आज मैं राष्ट्रीय एकता के विषय पर भाषण पेश करने जा रही हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इसका देश की एकजुटता और अखंडता पर गहरा असर पड़ता है। राष्ट्रीय एकता यह दर्शाता है कि भले ही हम सभी विभिन्न धर्मों से संबंध रखते हों और अलग अलग भाषा बोलते हों, पर हमें हमेशा यह महसूस करना चाहिए कि हम सभी एक हैं। एक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए एकता की ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है। इन धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण ही हमारा देश अतीत में अंग्रेजों का गुलाम बना था। राष्ट्रीय एकता न केवल एक मजबूत देश के गठन में मदद करती है, बल्कि अपने लोगों के विकास को भी प्रोत्साहित करती है। न ये सरकार मेरी है, न ये आनंद मेरा है, न ये सरकार मेरी है, न ये आनंद मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारतवासी हूँ और ये भारत देश मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस देश के लोग अपने धर्म, अपने जात को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के लोग अपने धर्म, अपने जात को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं आप सब मिलकर ये प्रयास करेंगे। हमारे देश के नेता एकता पर जगह जगह जाकर भाषण देते हैं, लेकिन मेरे विचारों में बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सीमा पर हमारी रक्षा के लिए दिन रात खड़े उन जवानों को जिनमें आज भी एकजुटता कायम है। मैं भारत की बेटी इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ, हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक मैं आप सब मिलकर ये प्रयास करेंगे।
अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद। थैंक यू टेनी न्यूज़। ओके, बच्ची के ख्यालात जो देखे आप कि एक दिन पाकिस्तान भी जो है सो जय हिंद बोलेंगे। इधर आओ बेटे, तुम आप कुछ बोलेंगे? नहीं, पक्का नहीं। चलिए, नहीं हमारे को जो है सो। तो नाजरीन, ये बच्चों का जो प्रोग्राम था यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचा। और मैं ये मानता हूँ बीच बीच में गोदी मीडिया की आवाज़ आई होंगी, आप लोगों को गौर से सुने होंगे। ये देखिए अभी भी आ रही, तो जो भौंकने की आवाज़ है, खैर इसको जो है सो जहाँ तक हो सके आप लोग इग्नोर कीजिए और बच्चों की जो बात थी उस पर गौर कीजिए। कई वक्त ये अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी नई नस्ल जो है, ये नई नस्ल कुछ हटके करना चाहती और बिंदास तरीके से रिश्वतखोरों को और राष्ट्रीय एकता बोल के जो बताते हैं उनके वास्ते जो है सो ये बेहतरीन। कोई भी राष्ट्रीय एकता बोलने वाला